हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस से लिया है और आज हम 30 क्वेश्चन ईवीएस के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है ऑनलाइन वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो अब एग्ज़ाम आने वाला है उसमें किस टाइप के एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, या फिर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस टाइप के एग्ज़ाम थे, तो आपको एक आइडिया होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है, अगर आपने नहीं दिया है एग्ज़ाम तो आपको यहाँ पे देख के कंफर्म हो जाए कि किस टाइप का एग्ज़ाम आया था पिछली बार। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सारे जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे और हाँ, आप भी साथ में सॉल्व करते हुए चलिएगा। देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जितने भी क्वेश्चन सही हो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत हैं और किस टॉपिक के गलत हुए हैं क्वेश्चन, इस चीज़ को भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। यानी कि जो तरुण भारत संघ है एक ऐसी संस्था है जो कि जल संरक्षण के लिए काम करती है। इसका जो मेन जो प्रधान है यानी कि इसके जो संस्थापक है वो कौन है ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है राजेंद्र सिंह और चौथा है पीसी जोशी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेंद्र सिंह, यानी जो थर्ड ऑप्शन ये सही होगा। जो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है उसके जो प्रधान है यानी कि जो मेन संस्थापक है वो है राजेंद्र सिंह। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ये जो तैयारी है पूरा जो करा रहे हैं तैयारी सीटेट की एग्ज़ाम तक कराएंगे। और हाँ, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व भी कराते जाएंगे सारे पेपर वन बाय वन। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो भूमिगत जल का स्तर है वो जो क्षीण होता जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, यानी कि जो भूमिगत जल के स्तर का जो गिरावट हो रहा है यानी कि जो कमी आ रही है, जल स्तर जो नीचे गिरता हुआ जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है। पहला है वर्षा का कम होना। क्या वर्षा कम हो रही इस वजह से उसका जो भूमिगत जल का जो स्तर नीचे जा रहा है, या फिर वृक्षों का आवरण कम होना, या फिर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, या फिर नदियों का रुख बदल रहा तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा क्योंकि जो है भूमिगत जल का जो स्तर नीचे होता जा रहा है उसकी जो एक वजह है वो है कि ट्यूबवेल बनते हैं, जो ट्यूबवेल होते हैं किसानों के यहाँ खेत सींचने के लिए वो, और जो हाथों वाले जो हाथ वो हैंडपम्प होते हैं। ठीक है, जिससे हर घर में जो है पानी निकाला जाता है। इसकी वजह से जो है भूमिगत का जो जल का स्तर वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई स्थानों पर आम्ल वर्षा, ठीक है, यहाँ आम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। आम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। यहाँ पे वर्षा होगा। ठीक है, ये जो है किन रसायनों के कारण होती है। ठीक है, देखना है। पहला जो ऑप्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो जो अम्ल वर्षा जलीय विविधता को जो प्रभावित कर रही है उसमें जो रसायन है वो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल के निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है। ठीक है, पहला है नदियाँ, दूसरा है झरना, तीसरा है ग्लेशियर या हिमनदी और चौथा है जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, ग्लेशियर या हिमनदी। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीटेट निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है जल के विषय में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। पहला, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। दूसरा है इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। तीसरा कि जल का घनत्व 100 यानी 100 अंश सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। चौथा, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है।
तो इसमें नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका जो नहीं ऑप्शन है वो है कि जल का घनत्व तो 100 अंश सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यही ऑप्शन सही होगा, जो निगेटिव है वही आंसर जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? जिस परिवार में पेरेंट्स भी हो, उनके छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और बहुत सारे लोग हो, उस परिवार को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। दूसरा है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। और तीसरा है एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। और चौथा है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो जहाँ पे जिस परिवार की में आ जाए माता पिता, उनके छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और अन्य जो लोग आ जाएं, तो वो जो परिवार है वो संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे, ठीक है। जिनके जो दांत हैं पैने हों, चपटे हों, चौड़े हों, आगे के दांतों वाले, जिनके जो है आगे के दांत हो, उनको उन पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है, ठीक है। पहला है कि दूसरे पशुओं का मांस, ऐसे जिनके पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांत होते हैं, क्या वो जो है मांस खाते हैं, या फिर घास एवं साग खाते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है फल खाते हैं, या फिर अनाज खाते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांत होते हैं, वो जो है घास और साग खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। जो पौधे खारे जल में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला है लवण मृदोद्भिद, दूसरा है समोद्भिद, तीसरा है मरुद्भिद और चौथा है आतपोदभिद, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा ईवीएस के पेपर में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी तो हमने इस ऐसे पौधों पे एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पौधे खारे जल में उगते हैं उनको लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला किससे संबंधित है, ठीक है, यानी किस राज्य से संबंधित है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है कश्मीर। तो जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं और जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ऐसे चित्रकला जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हों। पहला है संथाली जनजाति, दूसरा है गद्दी जनजाति, तीसरा है गौड़ जनजाति और चौथा है सहारिया जनजाति, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है, जो हिमाचल प्रदेश या भारत के मूल निवासी वो हैं गद्दी जनजाति के लोग, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मिजोरम की सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। मिजोरम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है सत्रिया नृत्य, दूसरा है रौफ नृत्य, तीसरा है चेराव नृत्य। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि चेराव नृत्य जो है इसका संबंध मिजोरम से है और ये सबसे प्राचीन नृत्य मानी जाती है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। पहला है कश्मीर से बंगलौर, दूसरा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा है मिजोरम से गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो जो सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है भारत का वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था।
ठीक है, ये बताना है। तो जो कल्पना चावला हैं, जो कि अमेरिका की जो है अमेरिका से इनका संबंध है, मतलब कि अमेरिका की रहने वाली थी, और इनका जो है अंतरिक्ष यान में ही इनका निधन हो गया था। तो वो कब हुआ था? वो हुआ था 2003 में। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपने अलग अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? पक्षियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इसमें एक वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारे पक्षियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे हमने थ्योरी में भी और क्वेश्चन में भी सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बसंत गौरी, यानी कि जो बारबेट चिड़िया होती है वो जो है पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा था? पहला है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। तीसरा, इससे भूख बढ़ती है। और चौथा ऑप्शन है कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो यही ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, यानी कि जो वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर जो भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा की बढ़ाने को कहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी खाने को लिए कहा है, वो जो है संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए कहा। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला है पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रयोग के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। दूसरा, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। और तीसरा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों को अन्वेषण करना। चौथा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें है कि जो भोजन हम खाते हैं ये एक पर्यावरण का थीम माना जाता है। ठीक है, उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। तो उसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के अंतःबोधीय विचारों का अन्वेषण करना इसका उद्देश्य है शिक्षक का। ठीक है, इस उद्देश्य की वजह से शिक्षक जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एवं एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? पहला है वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। दूसरा, संप्रेषण एवं चरों की पहचान। तीसरा, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। और चौथा, नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना। ये है थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? किस वजह से जो है अध्यापिका मीरा छात्रों से ये सारी चीज़ें मंगवा रही हैं, ये बताना है। पहला है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। दूसरा है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। तीसरा है छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और चौथा है कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी स्कूल में वैसे भी प्रयोगशाला नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता भी उतनी खास नहीं होती, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही गलत होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी और डी। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्न में से कौन सी या कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। इसमें 4 ऑप्शन में बताने हैं कि कौन सा जो है ईवीएस का थीम है। पहला है पदार्थ, दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन और चौथा है भोजन का संरक्षण। तो हर एग्जाम में ईवीएस का जो है थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने इसमें एक पार्टिकुलर एक क्लास लिया है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि जो हम चीज़ कैसे बनाते हैं और करते हैं ये जो है ईवीएस का थीम माना जाता है। ठीक है, ईवीएस के जो 6 थीम है उनमें में से एक ये थीम है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। पहला बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, दूसरा जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, तीसरा बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा और चौथा जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो इसमें 3 ऑप्शन तो वैसे भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ये बताना है कि जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पुस्तकें होती हैं उनमें जो है सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ठीक है, ये बताना है। पहला है विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। दूसरा है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। और चौथा है कि सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई, ये ऑप्शन गलत है कि विषय वस्तु के जो है माध्यम से, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं को पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित दिए, ये किताब में इससे कोई खास मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, मतलब प्राइमरी लेवल से ही ये चीज़ ध्यान में रखा गया है कि जो बच्चे हैं वो रटने की जो है चीज़ें न सीखें, मतलब रटने को जो है प्रोत्साहित नहीं किया गया बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। जो ईवीएस की पुस्तकें हैं उनमें जो कहानियों का वर्णन किया गया है उसका जो है उपयुक्त कारण क्या है, ये बताना है। पहला है कि कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। तीसरा है कहानी एवं वर्णों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। और चौथा है शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिकाओं में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पहला कि कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। पहला है प्रतिदिन, दूसरा है प्रतिमाह, तीसरा है 6 महीने और चौथा वर्ष के अंत में। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है ये सही होगा कि जो बच्चों में सीखने सिखाने का जो मूल्यांकन है वो प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। ठीक है, तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। ठीक है, उसके विद्यार्थी निम्न में से वंचित रहेंगे, किन चीज़ों से वंचित रहेंगे अगर इस तरीके से काम वो अध्यापिका का कहना मानते हैं और करते हैं। तो पहला है बहुबुद्धि, दूसरा है अवलोकन से सीखना, तीसरा है व्यक्तिगत सीखना और चौथा है सहपाठी द्वारा सीखना। क्योंकि इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो अध्यापिका मीरा है उसको शांत कक्षा पसंद है। ठीक है, और वो अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वो बैठकर अपना अपना कार्य करें, मतलब शांति से अपना अपना कार्य करें, उन्हें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। तो वो जो है यहाँ पे सहपाठी द्वारा सीखना जो होता है वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जब वो अपना अपना कार्य करेंगे किसी दूसरे बच्चे से मतलब नहीं रहेंगे तो वो जो आपस में कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। सहपाठियों द्वारा जो सीखना होता है वो चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ठीक है, ये बताना है। पहला है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। दूसरा है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। और तीसरा है कि छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत है, बल्कि दो ऑप्शन जो है सही है, बी और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि बी और सी कहाँ पे दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रा में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। यानी कि जो भोजन विषय है उसको पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, ये बताना है। पहला है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। दूसरा है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। तीसरा है भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। और चौथा है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता जो है बात कर रही है भोजन विषय की, तो वहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। कि रोनाल्ड रॉस की जो कहानी है उसको पर्यावरण अध्ययन में जो इंक्लूड किया गया है, जो उसके पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है प्राइमरी के, वो उद्देश्य क्या है इनका जो है स्थान देने के लिए। रोनाल्ड रॉस की जो कहानियाँ हैं उनको पुस्तकों में देने के लिए क्या उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों की खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध जोड़ने में सहायता करना। तीसरा वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। रोनाल्ड रॉस की कहानी को जो इंक्लूड किया गया है उनके प्राइमरी की पुस्तकों में, पहला है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इसको भी दृष्टिगत करना, यानी कि ए, बी और सी जो है ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो ये है फोर्थ नंबर पे ए, बी और सी, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ठीक है, जो इकाई योजना होती है उसमें सबसे उचित जो विशेषता है वो बताना है। पहला है यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। दूसरा है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। तीसरा है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। और चौथा है कि आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो जो उचित विशेषता जो सबसे उचित है वो है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है, ये बताना है। ठीक है, पहला है उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षरों में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। दूसरा है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। तीसरा है श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। और चौथा है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो होगा सेकेंड ऑप्शन की अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीम, यहाँ पर थीम होगा। ठीक है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि जो थीम यात्रा है, यात्रा जो है ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन का जो 6 थीम है उसमें से एक है। ठीक है, यात्रा। तो इसमें जो है बछेंद्री पाल के जो पर्वतारोहण के अनुभव को वर्णन किया गया है उसका जो है क्या कारण हो सकता है। पहला है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, ये भी सही है।
तीसरा है कि यह अध्याय सामूहिक यानी कि जो टीम वर्क है उसको महत्व की व्याख्या करता है, सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, ये भी सही है। और चौथा कि यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को भी प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब ये चारों जो हैं जो विशेषताएं हैं ये इसीलिए जो है शामिल है, बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव की वजह से ये चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो इसका जो है ABCD चारों ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बचेंद्री पाल के जो पर्वतारोहण के अनुभव का जो वर्णन है EVS में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने आज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपके 30 में कितने क्वेश्चन हैं ये आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।